हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं, चैप्टर 1 का, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। देखिए, इसके पहले हम 2 पार्टों में ना संसाधन के बारे में पढ़े हैं। संसाधन का वर्गीकरण किया है हमने कि किस प्रकार संसाधन को 2 भागों में विभाजित किया गया है, प्राकृतिक और मानवीय। उनका भी जो है सब पार्टीशन किया है। ठीक है, हमने संसाधनों के प्रकार के बारे में अच्छे से देखा है। संसाधनों के विकास के बारे में हमने देखा है। रियो डी जेनेरो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, इसके बारे में हमने देखा है। एजेंडा 21 के बारे में बात की है हमने कि एजेंडा 21 जो है एक घोषणा पत्र है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया। ठीक है, हमने जो है संसाधन नियोजन के बारे में बात की है। भारत के रेफरेंस में जो है संसाधन नियोजन देखा है, किस प्रकार जो है संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है और किस प्रकार करना चाहिए, ये हमने देखा है। और आज हम बात करेंगे ना भू संसाधन यानी कि भूमि संसाधन। तो इस पे हम आज चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भूमि संसाधन की अगर मैं बात करूं तो हम सब कहाँ रहते हैं? भूमि पर रहते हैं। ठीक है, धरती पर रहते हैं। तो इसी पर ना अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। अब जैसे देखिए, कृषि कहाँ होती है? भूमि पर होती है। वनस्पति कहाँ है? भूमि पर है। वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार, ये सब कहाँ है? भूमि पर ही तो आधारित है ना। और भूमि नहीं तो इन सब की एग्जिस्टेंस भी नहीं। ठीक है, तो लेकिन ना भूमि एक सीमित संसाधन है। क्या भूमि बढ़ती घटती है? नहीं बढ़ती घटती। तो इसलिए ना भूमि जो है एक सीमित संसाधन है और इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको जानना होगा। देखिए, भारत में ना भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जो हैं जैसे देखिए पर्वत, पठार और मैदान। मैं आपको अगर पाई चार्ट के थ्रू शो करूं तो ये देखिए 43% पार्ट पे जो है मैदान है। अभी मैं इनका मतलब भी आपको समझाऊंगी। पहले आप ये समझ लीजिए कि जो है 43% भूमि क्षेत्र जो है मैदान है, जो कि क्या कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। ठीक है, अगर मैं बात करूं पर्वत की तो 30% पार्ट पे जो है क्या है? पर्वत है। और वे कुछ 12 मासी नदियों के प्रवाह को जो है सुनिश्चित करते हैं, पर्यावरण जो है पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं और पारिस्थितिकी के लिए ना बहुत महत्वपूर्ण है। इकोसिस्टम बैलेंस करते हैं ये। ठीक है, और देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% क्षेत्रफल जो है किसका है? पठार का है। किसका है? पठार का। ठीक है, अब इन क्षेत्र में खनिज मिलते हैं, जीवाश्म संसाधन, वनों के अपार संचय का कोष है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं पर्वत की, ठीक है, तो भूमि पर ना जो है पर्वतों की अपेक्षा वलित पर्वतों की संख्या जो है बहुत अधिक है। ठीक है, देखिए भूमि का जो तल है ना वो तीव्र ढाल वाला। अब मैं आपको थोड़ा सा फिगर आउट करके बता दूं कि ये देखिए, ये है पर्वत। ठीक है, अगर मैं पठार की बात करूं तो ये है पठार, और ये जो समतल भूमि है ये क्या है? ये मैदान। ठीक है, फिगर से आपको समझ में हो रहा है कि इस प्रकार पर्वत है। तो पर्वत क्या होता है? उच्च भाग जो कम विस्तृत शिखर तल जो होता है, कम विस्तृत शिखर तल होता है और दूर से दृश्यमान होता है, बहुत ऊंचा होता है। ठीक है, इसीलिए इसको पर्वत कहते हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट का जो है उदाहरण बहुत अच्छा सटीक होगा, है ना। तो अनेक वलित पर्वत ऐसे हैं ना जिसका रूप जो है अभी भी विकृत नहीं है, यानी कि वो अभी भी बन रहे हैं। ठीक है, मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रही हूँ। जो पर्वत है ना ये प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ है, इसे किसी ने उठाया नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ भू आकृति है। ठीक है, जिसका उभार जो है ना, जिसका ये उभार जो है वो निश्चित नहीं है। ये प्रायः आकस्मिक होते हैं, अचानक होते हैं और ये पहाड़ों से बने होते हैं। ठीक है, जैसे कि कई उदाहरण है तिब्बत के जो है जो है ये माउंट एवरेस्ट हो गए। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे जो है पर्वत हो गए, जैसे कि देखिए क्या होते हैं कि ऊंचाई के आधार पर होंगे, स्थिति के आधार पर होंगे, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। अच्छा, अगर मैं बात करूँ पठार की ना, तो देखिए ये जो है पर्वत के कंपैरिजन में कम ऊंचे उठे हुए हैं। आपको दिख रहा होगा कि पर्वत जो है वो ज़्यादा ऊंचा उठा हुआ है और नुकीला पोर्शन है, और पठार को देखिए
ऊपर से समतल है और नीचे से जो है थोड़े उठे हुए हैं, तो ये ऊंचाई की दृष्टि से ना पर्वतों से कम ऊंचे और विस्तार की दृष्टि से जो है मैदानों से कम विस्तृत होते हैं। देखिए मैदानों से जो है कम विस्तृत होते हैं। तो ये अगर मैं आपको सरल भाषा में बताने का प्रयास करूँ तो इनकी आकृति जो होती है मेज के समान होती है। देखिए बिल्कुल मेज जैसा दिख रहा है ना। तो वह जो है सपाट स्थल खंड जिसकी ऊंचाई जो है सतह समुद्र तल से ना 100 मीटर या फिर कह लीजिए इससे अधिक हो, उसे जो है हम पठार की संज्ञा देते हैं। अच्छा, अगर मैं मैदान की बात करूं तो आपको जो है फिगर आउट से ही शो हो रहा होगा कि मैदान जो होते हैं वो बहुत नीची ढाल वाली स्थलाकृति होती है। इनकी ढाल जो होती है ना वो समुद्र तट की ओर क्रमशः कम होती जाती है। ठीक है, लगभग सभी मैदान जो है ना इसी का अनुसरण करते हैं। तो देखिए मैदान जहाँ पे हम रहते हैं, जाहिर सी बात है सपाट भूमि है, क्योंकि जहाँ इंसान है वहीं कृषि होगी, क्योंकि जहाँ इंसान है वहीं पे तो उसको जो है आजीविका के साधन जुटाने हैं, कृषि करना है। ठीक है, तो भौगोलिक दृष्टि से मैदान जो है उस क्षेत्र को कहते हैं जो समतल हो और जिसकी जो है समुद्र तट से ऊंचाई 500 फुट से कम हो। ठीक है, आप तीनों में डिफरेंस समझ गए है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे दो पाई चार्ट आपको शो हो रहे होंगे। ये है डेटा 1960-61 का सामान्य भू उपयोग संवर्ग और ये है डेटा 2014-15 का। अब देखिए पाई चार्ट के थ्रू हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि कितने कितने प्रतिशत भाग पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब जैसे देखिए ये ब्लू वाला पोर्शन है, ये 1 है। ये कितना है? 1 का पोर्शन 18.11%। ठीक है, फिर है रेड वाला पोर्शन बंजर और कृषि अयोग्य भूमि, जहाँ पे कृषि नहीं की जा सकती, तो ये है, ये भी है जो है 18.11%। अगर ग्रीन वाले पोर्शन की बात करें 4.95 जिसका प्रतिशत है, ये है स्थायी चारागाहों और अन्य गोचर भूमि। ठीक है, और अगर ब्लू वाले पोर्शन की बात करें जो कि है 1.50, तो ये है विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों और उपवनों के क्षेत्र पर, और इसी प्रकार जो है अन्य भी हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ मैं, भू उपयोग के बारे में डिटेल में अगर देखें तो देखिए पहला है 1 को हमने देखा। ठीक है, मैं इसमें ही फिगर आउट आपको करके बताती हूँ। पहला है 1। ठीक है, दूसरा है कृषि के लिए उपलब्ध भूमि, तो जो है इसमें अ और ब में बांटा गया है। जैसे बंजर कृषि अयोग्य भूमि देखा आपने। ठीक है, और दूसरा है गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि, जैसे इमारतें हो गई, सड़कें हो गई, उद्योग हो गए। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। 3 नंबर पे अगर बात करें हम, ये मैं पूरा रब कर देती हूँ फिर आगे से देखते हैं। 3 नंबर पे अगर हम बात करें तो 3 नंबर पे है परती भूमि। ठीक है, परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, जिसमें जो है स्थायी चारागाहें और अन्य गोचर भूमि आती हैं। ठीक है, विविध वृक्षों और वृक्ष फसलों और उपवनों के अंतर क्षेत्र आते हैं। ठीक है, और जो है कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ पे आप समझ लीजिए कि 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें, ये जो वाला ये पोर्शन है। ठीक है, और अगली अगर मैं बात करूं परती भूमि, तो परती भूमि जो है, परती भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन स्थली और वर्तमान परती, यानी कि जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती ना की गई हो। और ब की अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ब की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि या पुरातन परती। ठीक है, 5वां है शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। अब ये क्या होता है? ये ना एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को क्या कहते हैं? शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है, और जिसे जो है सकल कृषि क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा भारत के रेफरेंस में बात करेंगे। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप कैसे होता है? देखिए, भूमि उपयोग को ना निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक आते हैं। जैसे देखिए भूमि की आकृति हो गई, वहाँ का जलवायु हो गया, मृदा के प्रकार भी तो मैटर करते हैं ना। अभी हम आगे ना मृदा बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस मृदा में जो है सबसे ज़्यादा खेती होती है। ठीक है, तो मृदा के प्रकार भी मैटर करते हैं। मानवीय कारक जैसे कि देखिए जनसंख्या घनत्व हो गए, प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति, परंपराएं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, अब देखिए भारत के ना कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है।
क्वेश्चन देखिए, एक एक लाइन में क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए कि अब देखिए मैंने बताया कि भूमि उपयोग जो है निर्धारित करने वाले भौतिक कारक मैंने आपको बता दिए क्या क्या हो गए। भूमि आकृति हो गए, जलवायु हो गए, मृदा के प्रकार हो गए, मानवीय कारक हो गए जैसे कि जनसंख्या, घनत्व, ठीक है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी कितनी विकसित है, क्या क्षमता है टेक्नोलॉजी की, संस्कृति हो गई, परंपराएं हो गई, ठीक है। आप सभी को मैंने अभी बताया कि भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है भारत में जो है भूमि का, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन आप ध्यान रखिए कि इसके ना मात्र जो है 93% भाग पे ही जो है भूमि उपयोग आंकड़े उपलब्ध है, और जो बाकी के 7% भाग है ये नहीं उपलब्ध है। आप ये देखिए, इन 7% भूमि का जो है आंकड़ा उपलब्ध नहीं है और इसका डेटा नहीं दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के जो है सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो इसके अलावा ना जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों में जो है भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है, ठीक है। आप जानते ही होंगे कि इस समय जो है चीन की सीमा पे जो है आए दिन जो है झगड़ा होता रहता है, तो चीन को हो या फिर पाकिस्तान की सीमा हो, ठीक है, तो इन सब के जो है डेटा उपलब्ध नहीं है, तो इनका जो है इवेल्युएशन नहीं किया गया है। अब देखिए क्रियाकलाप में पूछा जा रहा है कि भूमि उपयोग के 2 वृत्त चित्र हम जो अभी देखे हैं इससे पता लगाएं कि 1960-61, 2014-15 के बीच शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र और वनों के अंतर्गत भूमि में बहुत सीमित परिवर्तन क्यों आया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भूमि तो स्थिर है ना, भूमि स्थिर है, भूमि घट बढ़ सकती रही है, तो कैसे इसमें परिवर्तन आएगा, ठीक है, आप ये सोचने का प्रयास करिए। अब देखिए स्थायी चारागाहों जो कि अपने पशुओं को चराने के लिए भूमि पर ले आते हैं जहाँ पे चारे वगैरह होते हैं, इसके अंतर्गत भी जो है भूमि कम हुई है। पशु लोगों की संख्या इतनी बड़ी है ना कि चारा जो है उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होगी भूमि, और इसके क्या परिणाम होंगे। तो वर्तमान में ना परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि अनुपजाऊ है। ध्यान रखेंगे, अनुपजाऊ है, वहाँ पे कोई उपजाऊ वाला काम नहीं हो रहा है, और इन पर जो है ना फसलें उगाने के लिए कृषि लागत जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसीलिए ना इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है, ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। और यदि इसे जो है शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है ना, तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र का लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। अब देखिए अगर मैं बात करूँ शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत, तो ये भी जो है ना विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। अब आपको पता ही है कि पंजाब हो गए, हरियाणा हो गए, उत्तर प्रदेश हो गए, यहाँ पर जो है भूमि जो है कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत 80% से भी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं हम चले जाएं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार, तो मात्र 10% से कम क्षेत्र में बोया जाता है। तो ये भी चीज़ तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है ना, ये चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास करूँ। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि इन राज्यों में शुद्ध बोए गए क्षेत्र में कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारणों को बताइए। अब अगर मैं बात करूँ मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार की, तो यहाँ पे ना वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत ज़्यादा कृषि के लिए क्या है, कृषि के लिए बारिश जरूरी है, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पे कृषि योग्य भूमि हो नहीं सकेगी, भूमि भी तो चाहिए ना, तो वहाँ पे जब बारिश होती रहेगी तो कैसे होगा, है ना। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको जो है पुरानी कक्षाओं में ये भी बताया था कि स्थानांतरित कृषि किस क्षेत्र में पूर्वोत्तर राज्यों में ज़्यादा होती है ना। आप सभी को पता है कि एक जगह से दूसरी जगह वो वन को काटते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वहाँ पे ना क्या होता है ना कि वहाँ पे पठारी एरिया है, पठारी एरिया भी है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वन वाले एरिया है, ठीक है, वनों को काटा नहीं गया। अब देखिए कृषि कहाँ होती है, जहाँ पे जो है साफ भूमि हो, ठीक है, यानी कि वन क्षेत्र ना हो। यानी कि पंजाब और हरियाणा में अगर वन क्षेत्र की बात करिए ना तो बिल्कुल बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कृषि ज़्यादा होती है, ठीक है। और यही सारे कारण जो हैं उन राज्यों में वनों के जो है कृषि के क्षेत्र का अनुपात कम है। अब आइए देखते हैं हमारे जो है देश में राष्ट्रीय वन नीति। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया है, राष्ट्रीय वन नीति कब आई, 1952 में। इसके द्वारा ना निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% जो है भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, यानी कि भूमि के 33% हिस्से में वन होने चाहिए, ये भौगोलिक क्षेत्र में वांछित है, ठीक है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र जो है ना बहुत कम है। और आपको अगर मैं एट द प्रेजेंट टाइम डेटा की
बात करूं तो 23 या 24% के लगभग जो है मात्र वन क्षेत्र हैं, ठीक है। और वन नीति के निर्धारित ना यह सीमा जो है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आपको मैं ये बता दूं कि हम लोग हैं ना वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है वनों के ऊपर, और वन ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या मामला। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो है वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो देखिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ना वन रिपोर्ट के बारे में। वन रिपोर्ट जो है भारत की वन स्थिति रिपोर्ट जो है 2019 से जो है संबंधित तथ्यों के बारे में बात कर लेती हूँ। ये ना अभी रिसेंटली चर्चा में था। किस लिए चर्चा में था ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। हाल ही में ना पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसके अधीन एक संगठन यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई है 1987 में। ध्यान रखेंगे भारतीय वन रिपोर्ट को ना 2 वर्ष में जो है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और अभी जो 2019 में आई है ना, देखिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रही हूँ कि आगे आने वाले सभी एग्जाम में ना वन रिपोर्ट से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो ये जो 2019 में रिपोर्ट आई है ये है 60th रिपोर्ट, ठीक है, 16वीं रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट में ना वन और वन संसाधनों के आकलन के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह का नाम भी ध्यान रखेंगे, रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और इस रिपोर्ट में ना वन और वन संसाधनों के आकलन के लिए पूरे देश में ना 2200 से अधिक स्थानों पर प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए वन में ना रहने वाले व्यक्तियों के ईंधन, चारा, इमारती लकड़ियों और बांस पर जो है आश्रितता के आकलन के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन किया गया है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ डेटा, ठीक है। देखिए देश में वनों, ध्यान रखेंगे, नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। देश में वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल है, देखिए 24.56, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि 23 या 24% है, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं याद आ रहा था, अब याद आ गया है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ये है देश में वनों और वृक्षों से, और वांछित कितना है 33%। 33% तो बहुत कम है ना, ये चीज़ ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। और अगर मैं जो है बात करूँ कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है वनावरण क्षेत्र, ये है 21.67%। ये दोनों ही बेसिकली जो है इन दोनों में से एक जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगर बात करेंगे देश में वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल है 24.56%, और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण है कितना 21.67%। अच्छा, अब जो मैं बताने चीज़ें जा रही हूँ ना आपको, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं बताने जा रही हूँ कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्यों के नाम। सबसे पहले नंबर पे आता है मिजोरम का नाम। किसका आता है? मिजोरम का नाम। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। क्या है दूसरा? टॉप के 3 आपको याद रखने हैं, ठीक है। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा है मेघालय। तीसरा है मेघालय, ठीक है। तो ये क्या है? सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य हो गए। अब मैं इसे रब कर देती हूँ। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य। कौन सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य हैं? सबसे पहला राज्य है एमपी। 77,482 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल है इस राज्य में, ठीक है। अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करूँ तो ये है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे 66,688 वर्ग किलोमीटर जो है वन का क्षेत्रफल है। और तीसरे नंबर पे आता है सीजी यानी कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 55,611 वर्ग किलोमीटर वन का क्षेत्रफल है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। थोड़े से मैं और जो है एक्स्ट्रा पॉइंट बताने का अगर प्रयास करूँ आपको, तो भारत में ना 62,466 आर्द्र भूमि देश हैं, ठीक है। और भारत राज्यों में जो है गुजरात जो है ना सर्वाधिक, और दूसरे स्थान पे वेस्ट बंगाल का आर्द्र भूमि जो है आरएफए के अंतर्गत आता है। आरएफए यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आई थिंक मैंने बता दिया आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए
वन क्षेत्रों के आसपास ना रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर रहती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और भूमि उपयोग का ना एक भाग बंजर भूमि और दूसरा जो है गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। तो ये जो बंजर भूमि है ना, बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें हो गई, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। ठीक है, और गैर कृषि इन द सेंस कि जहाँ पे कृषि नहीं हो सकती। तो गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में ना बस्तियाँ, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग ये सारे आते हैं। ठीक है, तो लंबे समय तक ना लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने और लगातार भूमि उपयोग के कारण ना भूमि संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है, यानी कि बहुत कम हो रहे हैं। ठीक है, और इसी के कारण समाज और पर्यावरण पर ना गंभीर आपदा आ सकती है। अब हमने आपदा तो पढ़ ली, अब हम संरक्षण के उपाय भी तो देखेंगे ना। तो अब हम बात करेंगे भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। देखिए, भूमि एक ऐसा संसाधन है ना जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं और आगे आने वाली पीढ़ी को भी तो करना है ना। आगे आने वाली पीढ़ी भी तो इसी का उपयोग, भूमि का उपयोग करेगी, नई भूमि तो आएगी नहीं। तो हम भोजन, मकान, कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग जो है ना भूमि से प्राप्त करते हैं। अब ये देखिए, आप जो कपड़े पहनते हैं कपास कहाँ होता है? भूमि में। हम जो खाना खाते हैं कृषि कहाँ होती है? भूमि में। हम रहते हैं कहाँ? घर में। घर कहाँ है? भूमि में। तो सारे क्रियाकलाप तो भूमि में हो रहे हैं ना। तो मानव कार्यकलाप के कारण ना न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि जो भूमि है ना उसको नुकसान भी पहुंच रहा है और इससे ना प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। अब देखिए, इस समय भारत में ना लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। अब इसमें से लगभग 28% भूमि तो निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है और 56% जो क्षेत्र है वो जल अपर्दित है। जल अपर्दित इन द सेंस कि जल में विलीन हो गई है भूमि। अब जो जलीय क्षेत्र में आ गई तो वो तो हमारे काम की रहेंगी नहीं, है ना। और शेष क्षेत्र जो है ना वो लवणीय और क्षारीय है, तो इसका लवणीय और क्षारीय जो है जल का भी हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो कुछ मानव क्रियाकलापों ने ना जो है, जैसे कि वनों का काटना, तो अति पशुचारण, यानी कि पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा, जो पशु ज़्यादा रखेंगे तो पशुचारण ज़्यादा होएगा ही। ठीक है, खनन ने भी जो है भूमि के निम्नीकरण की मुख्य भूमिका निभाई है। अब देखिए, खनन यानी कि माइनिंग। ठीक है, हर जगह जो है, चाहे कोयला निकालने के लिए खनन हो रहा हो, चाहे माइनिंग के कार्य हो, खनिज उत्पादन के जो है निकालने के लिए खनन हो रहा है। उसके उपरांत ना खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। आप ये देखो, और खनन के कारण ना आप देख लीजिए, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में ना वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना हुआ है। ठीक है, और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ना अति पशुचारण, ये तो अति पशुचारण के कारण जो है भूमि निम्नीकरण का कारण बना हुआ है। और अगर मैं बात करूं पंजाब, हरियाणा और जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे अधिक सिंचाई जो है ना भूमि निम्नीकरण के कारण उत्तरदायी हैं। तो मैंने बताया ना आपको कि बहुत ज़्यादा सिंचाई से भी ना जल आक्रांतता के कारण जो है भूमि निम्नीकरण उत्तरदायी है। ठीक है ना, जिससे क्या होता है, जिससे मृदा का बहाव हो जाएगा, मृदा बह जाएगी, उपजाऊ मृदा बह गई तो क्या हुआ, वहाँ की मिट्टी क्या उपजाऊ रही? अब वहाँ तो मृदा जो है या तो लवणीयता हो जाएगी या तो जो है क्षारीय हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे ना लवणीयता और क्षारीयता जो है बढ़ जाती है। ठीक है, और खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को जो है पीसना, मृदा बर्तन उद्योग जैसे चूने, खड़िया मृदा, सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब ना इसकी परत भूमि पर जम जाती है ना, तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया जो है अवरुद्ध होती है। अब देखिए कि ये जो चूने वगैरह अगर मिट्टी में परत बना लेते हैं तो मृदा की जल सोखने की क्षमता जो होती है ना वो बहुत कम हो जाती है। तो पिछले कुछ वर्षों में ना हमने देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास के बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। अब देखिए, भूमि निम्नीकरण से ना जो है, तो देखिए ये जो भूमि निम्नीकरण है ना, तो ये जो है मृदा निम्नीकरण का भी जो है एक पर्यावरणीय समस्या है। देखिए, सामान्यतः क्या होता है, कृषि, उद्योग और शहरीकरण के लिए मृदा का जो है अवैज्ञानिक प्रबंधन और अनावश्यक इस्तेमाल होता है, जिसके कारण क्या होता है, मृदा की गुणवत्ता में भी तो कमी आती है। तो क्या होता है, मृदा के निम्नीकरण से जो है भूमि का भी निम्नीकरण होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। अब देखिए, जो भूमि का निम्नीकरण है ना वो बहुत गंभीर पर्यावरणीय समस्या भी है। ठीक है, और जिसका ना सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम भी जो है चिंतनीय है। अब देखिए, भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। सबसे पहला, अधिक से अधिक वन लगाना।
उनका प्रबंधन करना, चारागाहों का उचित प्रबंधन करना, है ना, ये जो है कुछ हद तक मदद कर सकता है। पेड़ों की रक्षक मेखला यानी कि शेल्टर बेल्ट, और जो है पशुचारण नियंत्रण यानी कि जो है एक प्रॉपर जो है प्रबंधन के तहत पशुचारण करवाया जाए एक प्रॉपर क्षेत्र में। रेतीले टीलों को जो है कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की जो है रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। और बंजर भूमि के जो है उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण, और जो है औद्योगिक जल को परिष्करण, यानी कि औद्योगिक जल जो है ना ऐसे ही भूमि में छोड़ दिया जाता है तो उसमें जो है कई रासायनिक पदार्थ होते हैं जो भूमि के लिए जो है बहुत ज़्यादा खतरे होते हैं, या फिर कह लीजिए कि विषैले पदार्थ छोड़े जाते हैं। ठीक है, तो इसके पश्चात ना विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो मैंने क्या बताया अभी तक कि भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या है। देखिए, अगर मैं सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयास करूँ ना, कि भूमि के गुणों का ह्रास होना, यानी कि भूमि के गुणों का बिल्कुल कम होना। तो भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने और लगातार जो है भूमि उपयोग के कारण ना भूमि के संसाधनों के गुणों का ह्रास होने लगता है। अर्थात कहने का मतलब ये है भूमि का निम्नीकरण होने लग जाता है। ठीक है, तो निम्नीकरण या इन द सेंस कि भूमि का ह्रास होने लग जाता है। ठीक है, तो भू साधनों या फिर कह लीजिए भूमि के निम्नीकरण से समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। तो चलिए यहीं समाप्त करती हूँ मैं अपने वीडियो को, और जो है अगले पार्ट में हम देखेंगे मृदा संसाधन के बारे में। तो अगर चैनल को मेरा सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले, वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक भी करिए, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।